बैंकिंग एग्जाम की एक खास बात है कि जितने भी आपकी डिफरेंट शिफ्ट्स के अंदर एग्जाम रहता है, जरूरी नहीं है कि हर एक शिफ्ट में सेम ही पैटर्न के क्वेश्चंस आए। शिफ्ट टू शिफ्ट जो है वो क्वेश्चंस का पैटर्न चेंज होता रहता है। अब क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है तो कहीं ना कहीं ये भी आइडिया लग सकता है कि क्या पता डिफिकल्टी लेवल भी कुछ एक शिफ्ट में बढ़ के आए। तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहते हैं। और मोर ओवर काफ़ी बच्चों के मुझे टेक्स्ट भी आते हैं इस चीज़ को लेके कि हमने इस प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया और दूसरे प्लेटफॉर्म पे जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया तो डिफिकल्टी लेवल जो था उसमें काफ़ी डिफरेंस था, जिस वजह से हमारे मार्क्स जो हैं वो कम हो गए। तो देखिए, ये प्रॉब्लम आपको एक्चुअल एग्जाम में भी फेस करने को मिल सकती है, क्योंकि किसी भी एग्जाम के अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो वो अनसर्टेन रहता है। अब ये नहीं मान के चल सकते हैं कि अगर मॉर्निंग शिफ्ट में कोई भी एग्जाम आया था या कैसा भी पैटर्न या डिफिकल्टी लेवल था, वो आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर भी सेम ही होगा, वो कम या ज्यादा हो सकता है। बट आपको उसके लिए हर एक चैलेंज के लिए रेडी रहना है। ओके, तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए आज हम कवर करने वाले हैं हमारा आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम का जो एग्जाम है 2024 का, उसमें हमारा मेमोरी बेस्ड मॉक टेस्ट नंबर 2। पिछला जो मॉक टेस्ट था उसके कंपैरिजन में यहाँ जो मॉक टेस्ट है उसका लेवल मैंने थोड़ा हाई रखा है। तो अगर आपने पिछला मॉक टेस्ट नहीं देखा है तो वो जाके देख सकते हैं। आपको एक्चुअल टेक्निक क्या होनी चाहिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करके चलने हैं, कौन से मार्क एज रिव्यू करके चलने हैं, कौन से फर्स्ट राउंड में देखते ही अटेम्प्ट करने हैं, ये सारी की सारी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए हैं। तो चाहे तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। एक मॉक टेस्ट हमारा ऑलरेडी हो चुका है, आज हमारा होगा सेकंड मॉक टेस्ट। डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ ही मॉक टेस्ट का सेशन रहेगा, तो पेन और पेपर रेडी रखिएगा। जो भी आपके सामने क्वेश्चंस रहेगा कोशिश कीजिए पहले उसे खुद से सॉल्व कीजिए, उसके बाद ही वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर आइएगा। और आइडिया भी लीजिए कि कुछ क्वेश्चन को अगर आपको टाइम लग रहा है अटेम्प्ट करने में तो क्यों लगा, आप कहाँ लैग कर रहे हैं, क्या आपके कंसेप्ट्स अप टू द मार्क हैं, क्या आपके कंसेप्ट्स उतने स्ट्रोंग हैं, आपको ट्रिक्स के बारे में अवेयरनेस है कि कैसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सकता है, ये सारी बातें। ओके, चलो एक्चुअल तरीका क्या रहेगा बेस्ट मेथड के साथ किसी भी क्वेश्चन को या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, देख लेते हैं। तो स्टार्टिंग में ही पहला क्वेश्चन शुरू करने लगे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके। तो ये बात पल्ले बांध लो, कभी भी सिटिंग और पजल या किसी भी एग्जाम को देखते हुए, जैसे आपने देखा होगा आप काफी टाइम से प्रेपरेशन कर रहे हैं, क्लैरिकल प्री है ये तो 20 मिनट में सारे के सारे हो ही जाते हैं। तो देखिए, ज्यादा भावनाओं में बहना नहीं है, आपको आता है सब कुछ, सारे क्वेश्चन कम से कम टाइम में आप सॉल्व कर लेते हैं, बहुत बढ़िया बात है। बट इस चीज को ओवर कॉन्फिडेंस में मत लेके आओ। आप एक तरह से मेंटली प्रिपेयर होके ही चलो कि जैसे ही मुझे सिटिंग और पजल दिखाई देगा मुझे फर्स्ट राउंड में कभी भी उसे अटेम्प्ट नहीं करना, क्योंकि कभी भी किसी भी क्वेश्चन की शक्ल पे नहीं लिखा होगा कि वो आसान है या थोड़ा मॉडरेट टू हाई लेवल का है। वो अटेम्प्ट करने में ही आपको पता चलेगा, तो क्यों रिस्क लेना। तो कभी भी सिटिंग और पजल का सेट दिखाई दे हमेशा उसको सेकेंड राउंड के लिए मार्क एज रिव्यू करके चलना है। तो ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, नेक्स्ट हमारा, देखते ही अटेम्प्ट करो। इंफॉर्मेशन गिवन है, कहता है जेड इज द मदर ऑफ डब्ल्यू एंड वाई। कि जेड जो है वो मदर है, किस किस की मदर है, डब्ल्यू और वाई की मदर है। अब देखिए डब्ल्यू और वाई की अगर माता है जेड, तो हमें डब्ल्यू और वाई का अभी फिलहाल जेंडर नहीं पता कि दोनों में से कौन मेल पर्सन है और दोनों में से कौन फीमेल पर्सन है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टीज डॉटर इज मैरिड विद डब्ल्यू। कहता टी की जो डॉटर है, टी की बेटी, वो डब्ल्यू से मैरिड है। अगर डब्ल्यू से कौन विवाहित है, टी की बेटी, मतलब डब्ल्यू पहली बात एक मेल पर्सन हो गया। क्यों? क्योंकि टी की बेटी जो है वो किससे मैरिड है, डब्ल्यू से मैरिड है। अगर टी की बेटी डब्ल्यू से विवाहित है, इन शॉर्ट डब्ल्यू जो है वो मेल पर्सन हुआ। क्लियरली पता चल गया। अब आगे देखिए क्या गिवन है, कहता है यू इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ एस। यू एस का ब्रदर इन लॉ है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो यहां पर आपको सेंसेस दो देखने को मिलेगी ब्रदर इन लॉ को, ब्रदर इन लॉ की। साला भी हो सकता है और बहनोई भी हो सकता है। तो इस पॉइंट को हम होल्ड पे रखेंगे, बाद में यूज करेंगे
कि यू जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ बनाना है। एस एंड एन जो है वो दोनों के दोनों सिबलिंग्स नहीं है, एस और एन जो है आपस में सिबलिंग्स नहीं है, मतलब उनमें ब्रदर सिस्टर का रिलेशन नहीं होगा। एन इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ वाई, एन जो है वो वाई की सिस्टर इन लॉ है। अब देखिए वाई यहां पर ऑलरेडी डिफाइंड है, वाई की सिस्टर इन लॉ, कॉम्पैक्ट वे में सोचिए, वाई का एक भाई बना हुआ है, आगे उसकी पत्नी होगी एन, तभी जो है एन वाई की क्या रहेगी, सिस्टर इन लॉ रहेगी। ओके, चलिए उसके बाद देखिए क्या गिवन है, एंड वाइस वर्सा। अगर एन वाई की सिस्टर इन लॉ है तो वाई भी एन की सिस्टर इन लॉ है। कैसे? ननंद और भाभी का रिलेशन हो गया। उसके बाद यू इज द ओनली ब्रदर ऑफ टी, यू जो है वो टी का इकलौता भाई है, इसे भी डिफाइन कर दिया। अब यू के बारे में हमने एक इंफॉर्मेशन होल्ड पे रखी थी कि यू जो है वो एस का ब्रदर इन लॉ है। अगर यू एस का ब्रदर इन लॉ है तो एस भी तो यू का ब्रदर इन लॉ होना चाहिए। क्लियर? जितना हो सके उतना कॉम्पैक्ट वे में सोचिए। नेक्स्ट, यू इज द ब्रदर ओनली ब्रदर ऑफ टी, यू जो है वो टी का इकलौता भाई तो है, और टी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो ग्रैंड मदर है किसकी, पी की। अगर टी पी की ग्रैंड मदर है तो पी जो है वो टी का कौन होगा, ग्रैंड चाइल्ड। तो ये हमारे पास ओवरऑल फ्रेम बन गया, जिसमें पी का अभी हमें जेंडर कंफर्म नहीं है। तो देखिए इससे रिलेटेड हमें क्या क्वेश्चंस अवेलेबल है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है कि पी के ग्रैंडफादर कौन है। हाँ जी, पी के ग्रैंडफादर के बारे में बात की जा रही है। हाँ जी, पी के ग्रैंडफादर वो कौन अवेलेबल है हमें यहाँ पर, एस। हिंदी लैंग्वेज में दादा या नाना होना चाहिए था, ये मैं चेंज करना भूल गया था, क्योंकि यहाँ पर पी के दादा तो अवेलेबल ही नहीं है, दादी अवेलेबल है। ग्रैंड मदर, पैटर्नल ग्रैंड मदर का तो पता है, पैटर्नल ग्रैंडफादर का नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर मैटरनल ग्रैंडफादर के बारे में पूछा गया था। यू का एन से क्या संबंध है? हाँ जी, ध्यान से देखिए, यू जो है वो एन की मदर का ब्रदर है, माता का भाई, मैटरनल अंकल या सिंपली अंकल, जो भी ऑप्शन में गिवन होगा आपको उसे ऑप्ट करना होगा। अगर एक्स पी की पत्नी है, यहां पर एक कंडीशन दे दी गई है कि अगर एक्स पी की पत्नी है तो पी जो है वो एक्स का क्या लगा, पति हुआ, हस्बैंड। देन हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू एक्स, तो डब्ल्यू का एक्स के साथ क्या संबंध है? तो डब्ल्यू जो है वो एक्स के हस्बैंड का क्या है, फादर है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, फादर इन लॉ, ससुर। ए ऑप्शन आंसर। क्लियर? चलो आगे देखिए, फर्स्ट राउंड में देखते ही अटेम्प्ट करना है इसको। कहता ओनली अ फ्यू नंबर्स आर लेटर्स, केवल कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं, केवल कुछ ही नंबर्स ऐसे हैं जो किसका पार्ट है, लेटर्स का पार्ट है। मतलब रिमेनिंग नंबर्स जो है वो लेटर्स का पार्ट नहीं है, क्योंकि ओनली अ फ्यू का केस है, वो सम और सम नोट दोनों को कंबाइन करके बनता है। सभी सिंबल्स लेटर्स हैं, सभी सिंबल्स किसका पार्ट है, लेटर्स का पार्ट है, और कोई भी लेटर जो है वो फाइल नहीं है। तो डायरेक्ट क्रॉस का रिलेशन देखिए हमें किस किस के बीच में गिवन है, लेटर और फाइल के बीच में। सारे सिंबल भी किसका पार्ट है, लेटर का पार्ट है, तो सिंबल भी फाइल नहीं है। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है हमें यहां पर, कहता है सभी सिंबल्स के फाइल होने की संभावना है। ऑल सिंबल्स बीइंग फाइल्स इज अ पॉसिबिलिटी, टोटली फॉल्स, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर सारे का सारा सिंबल फाइल बन गया तो यह स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लेटर जो है वो तो फाइल हो ही नहीं सकता, और जैसे ही सिंबल फाइल बना तो कहीं ना कहीं लेटर भी तो सिंबल से भरा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लेटर को भी फाइल का पार्ट बना देगा, जिससे आपकी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगी। दूसरा, सम नंबर्स आर नॉट फाइल्स, कुछ हिस्सा नंबर्स का फाइल्स नहीं है जी, ये वाला जो पोर्शन नंबर का लेटर का पार्ट बन के बैठा है वो फाइल्स नहीं है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका दूसरा निष्कर्ष ही अनुसरण करता है। ऑप्शन को केयरफुली अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि आपको ऑप्शंस शफल होके भी आ सकते हैं एग्जाम में। ऑल एनिमल्स आर बर्ड्स, सभी एनिमल्स किसका पार्ट है, बर्ड्स का। ओनली अ फ्यू बर्ड्स आर लॉइंस, केवल कुछ ही बर्ड्स ऐसे हैं जो लॉइंस हैं, मतलब रिमेनिंग बर्ड्स जो हैं वो लॉइंस का पार्ट नहीं है। नो लॉइन इज अ कैमल, कोई भी हिस्सा लाइन का क्या है, कैमल नहीं है। आइए कंक्लूजन के ऊपर। पहला कहता ऑल बर्ड्स कैन नेवर बी लॉइंस। हाँ जी, कैन नेवर मैं आपको क्लियर कर दूं, वो हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है, श्योरिटी के, कि वो कभी उसका पार्ट हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। वो भी किसमें, श्योरिटी में। कि सभी बर्ड्स लाइंस कभी भी नहीं हो सकते, सेंस बना के चलो, क्या सारे का सारा पोर्शन बर्ड्स का कभी लाइन नहीं हो सकता? ये देखो,
क्या सारे बर्ड्स कभी लाइन नहीं हो सकते? जी बिल्कुल नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि केवल कुछ ही बर्ड्स ऐसी हैं जो लाइंस का पार्ट हैं, रिमेनिंग बर्ड्स तो लाइंस का पार्ट है ही नहीं। समझ आ गया? तो ये हिस्सा बर्ड्स का लाइंस नहीं है, इसी वजह से सारे का सारा पोर्शन बर्ड्स का लाइन कभी हो ही नहीं सकता। दूसरा निष्कर्ष कहता है सम बर्ड्स आर नॉट कैमल। ये हिस्सा बर्ड्स का ऐसा है जो कैमल के साथ नेगेटिव रिलेशन बना रहा है। तो आपका ये वाला निष्कर्ष भी सही हो गया। आंसर होगा बोथ फॉलो। नेक्स्ट, ओनली अ फ्यू फाइल्स आर फोल्डर्स। केवल कुछ ही हिस्सा फाइल्स का ऐसे हैं जो फोल्डर्स बन के बैठे हैं, रिमेनिंग पोर्शन फाइल्स का फोल्डर्स नहीं है। नो फोल्डर इज प्रोजेक्ट। कोई भी हिस्सा फोल्डर का जो है वो प्रोजेक्ट नहीं है, और कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वर्क का पार्ट है। ठीक है, चलो आते हैं निष्कर्ष के ऊपर। कहता ऑल फाइल्स बीइंग वर्क इज अ पॉसिबिलिटी। क्या सारा हिस्सा फाइल का जो है वो वर्क हो सकता है? क्या ये संभावना है? जी बिल्कुल है। क्योंकि देखिए हमें फाइल और वर्क के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं गिवन। तो जिन दो चीजों के बीच में कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा नहीं गिवन होता, वहां सारी की सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। दूसरा, सम वर्क आर नॉट फोल्डर्स। कुछ हिस्सा वर्क का फोल्डर्स नहीं है। अब देखिए ध्यान से, कोई भी फोल्डर जो है वो क्या है? प्रोजेक्ट नहीं है, तो प्रोजेक्ट भी फोल्डर नहीं है। अगर कोई भी हिस्सा प्रोजेक्ट का फोल्डर नहीं है, तो जो हिस्सा वर्क का प्रोजेक्ट के अंदर आ रहा है वो फोल्डर्स नहीं है। बिल्कुल अवेलेबल हुआ ये वाला डाटा भी आपको, इसलिए यहां पर आंसर भी क्या रहेगा? बोथ फॉलो। सम बनानाज आर ऑरेंजेस। कुछ हिस्सा बनानास का ऑरेंजेस बन के बैठे हैं। कोई भी ऑरेंज जो है वो ग्रेप नहीं है। नो ऑरेंज इज अ ग्रेप एंड सम ग्रेप्स आर एप्पल। कुछ हिस्सा ग्रेप्स का एप्पल्स बन के बैठे हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या कहता है? कहता है सम बनानास आर नॉट एप्पल। कुछ हिस्सा बनानास का एप्पल्स नहीं है। कहां दिखाई दे रहे हैं? हमें तो बनानास और एप्पल्स के बीच में डायरेक्ट रिलेशन ही नहीं गिवन, इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अनडिफाइंड सिचुएशन है, वो एज अ फॉल्स कंक्लूजन ही मार्क होगी। सभी बनानास कभी भी ग्रेप नहीं हो सकते। जी बिल्कुल नहीं हो सकते, सही बोला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ हिस्सा बनानास का तो ग्रेप है ही नहीं। अगर ये हिस्सा बनानास का ग्रेप है ही नहीं, तो आप खुद सोचिए, क्या सारा बनानास कभी ग्रेप हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात बोली जा रही है कि सारे के सारे बनानास जो है वो ग्रेप का पार्ट कभी भी नहीं हो सकते, और यहां पर भी आंसर का रहेगा ओनली सेकंड फॉलोस। केवल दूसरा निष्कर्ष ही हमारा यहां पर अनुसरण करता है। क्लियर है? देखो, अगर चीजों की क्लियरिटी होती है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में भी बता दिया करो। नेक्स्ट देखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग। ग्रुप ऑफ वर्ड्स का केस है, चाइनीज कोडिंग जिसको आप बोलते हो। देखते ही अटेम्प्ट करो। तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 4 से 5 क्वेश्चन का ही सेट आता है। तो अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या है? सारे के सारे जितने भी वर्ड्स हैं सभी का कोड पहले ही डिटरमिन करके रख लो। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट वर्ड की बात करता हूं, ड्रैग, तो ड्रैग आपका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में कॉमन है। हाँ जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखिए कौन सा कोड कॉमन है, चेक कीजिए। KTR है सभी में? नहीं। MR सभी में नहीं अवेलेबल। WCR है, ये देखो। तो ड्रैग का कोड यहां पर हमारे पास क्या हो गया? WC। ये लिख लेना है आपको अपनी रफ शीट पे, जो भी आपको वहां पर मिलेगी। ओके, चलो, कोड क्या था इसका? WC था, नोट E। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, याच का कोड देखते हैं। हाँ जी, याच आपका फर्स्ट और सेकंड में अवेलेबल है। फर्स्ट और सेकंड में देखिए कोड कौन सा कॉमन है? MRKT है, ये देखो। तो यहां पर हमें याच का कोड मिल गया KT। उसके बाद अप्रोच करते हैं अगले वर्ड्स के ऊपर। स्पेशल वर्ड फर्स्ट और थर्ड में कॉमन है, और फोर्थ में भी कॉमन है। ध्यान से देखिए, 3 स्टेटमेंट में कॉमन आ रहा है। तो 3 स्टेटमेंट में देखो कौन सा कॉमन है? MR कॉमन आ रहा है, ये चेक करो। ठीक है, तो यहां पर स्पेशल का कोड क्या रह गया हमारे लिए? MR। नेक्स्ट, यहां से विश का कोड मिल गया क्या? SG। लिखने की जरूरत नहीं है। इज का कोड देखिए, इज जो है आपका सेकंड और थर्ड में कॉमन है। सेकंड और थर्ड में कॉमन कौन है? LG। तो इज का कोड यहां पर क्या हो गया? LG हो गया। तो यहां से हमें विलिंग का कोड मिल गया UT। एम का कोड यहां से मिल गया QK। और इसी तरह हमें थिंक, वाइज, विलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो विलिंग का कोड भी देखिए हमें क्या अवेलेबल है? UT यहां पर बचा था और UT यहां पर बचा है। तो इसको भी साइड में लिख लीजिए कि विलिंग का कोड हमें क्या दिया गया है? यहां पर UT। और हमें जो है इन दो वर्ड्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन
कि थिंक और वाइज का कोड जो है वो YL और PT दोनों में से कोई भी हो सकता है। आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन कहता है विश के लिए कोड क्या है। हाँ जी, विश के लिए देखो कोड हमने क्या कुछ मेंशन किया। विश वर्ड देखिए यहां पर फर्स्ट में गिवन था। विश के लिए कोड क्या था? S और G। SG देखिए बी ऑप्शन में है। PT के लिए, PT जो है वो किसके लिए कोड है? हाँ जी, PT देखिए कहां पर अवेलेबल है आपका? फोर्थ स्टेटमेंट के कोड अवेलेबल है। तो PT जो है वो थिंक और वाइज दोनों में से किसी का भी हो सकता था। तो आंसर रहेगा डी ऑप्शन, थिंक और वाइज, या इसकी जगह होता कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर थिंक ट्वाइस का कोड है DW और YL, ध्यान से देखिएगा, थिंक और ट्वाइस का कोड हमें दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? DW एंड YL। तो ध्यान से देखिए, हमें यहां पर ट्वाइस वर्ड तो कहीं भी अवेलेबल नहीं था, हमें थिंक वर्ड जरूर अवेलेबल था, और थिंक का कोड जो है वो YL और PT दोनों में से कोई भी हो सकता था। तो मतलब यहां पर थिंक का कोड जो है YL कंसीडर करके दे दिया गया। अगर थिंक का कोड YL है तो यहां से हमें पता चल गया कि वाइज का कोड क्या रहेगा? PT। यहां से वाइज का कोड हमें क्या पता चला? PT पता चला। और अगर मुझे ट्वाइस वर्ड नहीं अवेलेबल था तो कोड देखे DW भी अवेलेबल नहीं है, कहीं भी चेक कर लो, DW कहीं भी नहीं आ रहा। ओके, चलो आगे कंडीशन क्या क्या दी गई है। तो हमें बताना है वाइज टूवर्ड्स के लिए कौन सा कोड हो सकता है। अब वाइज के लिए हमने कोड तो निकाल लिया PT, अब टूवर्ड्स वर्ड जो है हमें नहीं दिया गया, इसको भी चेक कर लो। टूवर्ड्स वर्ड देखिए कहीं भी अवेलेबल नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के थ्रू ही करना है। ऐसा कोड देखिए जो PT के साथ नया लग रखा हो। जैसे यहां पर पहले में देखो PT, आपका आंसर में आंसर PT तो रहेगा क्योंकि वाइज का कोड भी बोला गया, तो आपका डी ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। PT के साथ यहां पर कौन लगा हुआ है? LG। अब LG ध्यान से देखिए वो किसका कोड था? इज का कोड है, बट हमें इज का कोड थोड़ा पूछा गया है, हमें किसका कोड पूछा गया है? टूवर्ड्स का। तो अगर वर्ड नया है तो उसका कोड भी नया होना चाहिए। PT के साथ क्या गिवन है? QK। हाँ जी, QK देखिए यहां पर अवेलेबल है जी, बिल्कुल है, ये तो एम का कोड है, हमें एम का थोड़ा कोड पूछा गया है। यहां देखिए PT के साथ क्या अवेलेबल है? VX। तो देखो कहीं भी आपको VX अवेलेबल था? नहीं गिवन था। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है हमें ऑप्शन के थ्रू ऑप्ट करना है। तो वाइज टूवर्ड्स का जो कोड है वो PTVX हो सकता है। ये आपस में चाहे शफल भी कर रहे हो, मैटर नहीं करता कि VX पहले हो PT बाद में हो, मैटर नहीं करेगा ये। ठीक है, चलो ड्रैग वाइज का कोड हमें डिटरमिन करना है। हाँ जी, ड्रैग का कोड क्या था? WC। और वाइज का कोड क्या है? तो वाइज का कोड WLPT कोई भी हो सकता है। WL सॉरी YL और PT, WL नहीं है, ये क्या है? YL और PT दोनों में से कोई भी हो सकता है। चलो WC के साथ YL या PT, WC के साथ SG आ रहा है, गलत। WC के साथ PT आ रहा है, WC के साथ YL भी आ रहा है। तो हमें B और C दोनों के दोनों ऑप्शंस ही हमारे लिए क्वेश्चन का आंसर हो सकते थे। चेक कर लें, देखो WC के साथ PT भी अवेलेबल है, WC के साथ YL भी अवेलेबल है। तो आंसर जो है हमारा यहां पर आइदर PT WC, ठीक है, और WC YL दोनों ही पॉसिबल है, इसलिए हमें डी ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। MR और QK किसके कोड हैं? हाँ जी, MR देखिए किसका कोड है? स्पेशल का। QK देखिए किसका कोड है? एम का। तो स्पेशल और एम या एम और स्पेशल दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं अवेलेबल, आंसर मार्क करेंगे नन ऑफ दीज। कि हमारे पास आंसर तो आया बट वो किसी भी ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था। तो इसीलिए जब भी आपके पास ये क्वेश्चन का ये सेट रहे तो आपको सारे पहले वर्ड्स के कोड डिफाइन कर लेने हैं, उसके बाद डायरेक्टली आंसर के क्वेश्चन आंसर मार्क करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट सिटिंग पजल का केस है, सेकेंड राउंड के लिए होल्ड पे रखते हैं। ये देखिए रैंकिंग अरेंजमेंट, इसको आप फर्स्ट राउंड में ट्राई कर सकते हो, बट कईयों का अगर इसमें हाथ टाइट है, मतलब क्वेश्चंस की मिस्टेक्स हो जाती हैं या अरेंजमेंट नहीं बन पाती है जल्दी में, तो आप इसे सेकंड राउंड के लिए भी होल्ड पे रख सकते हो। वैसे आसान बहुत होता है, कोशिश पूरी करनी है कि पहले राउंड में ही इसे खत्म कर दें। तो यहां पर आपको कितने परसेंट दिए गए हैं? 6। हाइट के अकॉर्डिंगली उनका कंपैरिजन दिया गया है, वो सारे के सारे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किए गए हैं, अवरोही क्रम में। तो पहली इंफॉर्मेशन है, कहता R एंड Q आर टॉलर देन V। R और Q जो है वो किससे बड़े हैं हाइट में? V से बड़े हैं। अब R और Q के बीच में हमें कोई कंपैरिजन नहीं गिवन। नेक्स्ट है
कहता ओनली वन पर्सन इज शॉर्टर देन यू। यू से केवल और केवल एक ही पर्सन हाइट में छोटा है। अगर केवल एक पर्सन हाइट में छोटा है तो मतलब कि यू जो है वो फिफ्थ टॉलेस्ट पर्सन हुआ, पांचवां सबसे लंबा पर्सन, क्योंकि उससे केवल सिर्फ एक ही पर्सन छोटा है। नेक्स्ट, एस इज टॉलर देन वी बट शॉर्टर देन आर। एस जो है वो वी से तो हाइट में बड़ा है बट आर से हाइट में छोटा है। अब इतना भी क्लियर हो गया कि आर और वी के बीच में कहीं ना कहीं एस आएगा, बट हमें आर और क्यू और एस और क्यू के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कहता हाइट ऑफ एस इज 154 सेंटीमीटर। एस की हमें हाइट दे दी गई वो 154 सेंटीमीटर है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ एस एंड क्यू इज 8 सेंटीमीटर। एस और क्यू की जो हाइट है उसके बीच में अंतर कितना है, 8 सेंटीमीटर का। अब देखिए हमें एस और क्यू के बीच में तो कंपैरिजन नहीं पता, तो अगर एस की हाइट 154 है 154 सेंटीमीटर, तो क्यू की जो हाइट है वो 162 सेंटीमीटर भी हो सकती है और 146 सेंटीमीटर भी हो सकती है, क्योंकि हमें एस और क्यू के बीच में अंतर कितना दिया गया है, हाइट का 8 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट, कहता एज मैनी पर्संस टॉलर देन क्यू एज शॉर्टर देन वी। कहता क्यू से उतने ही पर्सन लंबे हैं जितने वी से छोटे हैं। अभी हमें वी का आइडिया नहीं है उसकी पोजीशन कहां पर आएगी, बट इतना श्योर हो गए जितने वी से छोटे होंगे उतने ही क्यू से लंबे भी होंगे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है टी इज शॉर्टर देन वी। टी जो है वो वी से हाइट में छोटा है। अब देखिए वी से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा गिवन है, तो इसी को ही पिक करते हैं। वी से बड़ा देखिए हाइट में कौन कौन है, आर भी है, क्यू भी है और एस भी है। चेक कीजिए, मतलब वी से ऊपर तो 3 पर्सन पक्का आएंगे, तो मतलब वी जो है इन 3 पोजीशन पे तो आने से रहा, वी इस पोजीशन पे भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वी से छोटा कौन है फर्दर, टी। तो वी के बारे में पोजीशन का आइडिया लग गया हमें कि वी 4th प्लेस पे आएगा। तो जितने पर्सन वी से छोटे हैं उतने ही क्यू से बड़े हैं। ये देखो गिवन था, वी से पर्सन कितने छोटे हैं, 2, तो क्यू से भी 2 पर्सन बड़े होंगे, तो क्यू की पोजीशन का आइडिया लग गया। इसे एलिमिनेट करो, इसे भी एलिमिनेट करो। ये पोजीशन किसके लिए रही, टी के लिए, क्योंकि टी जो है वो वी से छोटा है। आर एस से बड़ा है तो आर और एस के लिए ये सिचुएशन रहेगी, और एस की हाइट हमें गिवन थी 154 सेंटीमीटर, और क्यू एस से अगर छोटा है तो इसकी हाइट कितनी रहेगी, 146 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 8 सेंटीमीटर का डिफरेंस था। समझ आ गया? चलो, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन के ऊपर आते हैं डायरेक्टली। तो पहला क्वेश्चन गिवन है कि सेकंड शॉर्टेस्ट पर्सन बताइए कौन सा है। ये भी बताने की जरूरत थी, ये तो डायरेक्टली क्वेश्चन में ही दे दिया गया था कि दूसरा सबसे छोटा व्यक्ति जो है वो यू है, क्योंकि मेंशन तो था यू से सिर्फ एक ही पर्सन जो है वो केवल और केवल छोटा है। वी से कितने पर्सन लंबे हैं, 1 2 3 पर्सन जो है वो लंबे हैं वी से। हाइट ऑफ आर, पॉसिबल हाइट ऑफ आर, आर की संभावित हाइट कितनी हो सकती है, क्लियरली पता है 154 से ज्यादा है। ऑप्शन के थ्रू देखो 154 से ज्यादा, सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन है, दैट इज बी। नेक्स्ट, चलो भाई, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन है और फ्लैट्स की सिचुएशन है, नहीं करना, सेकेंड राउंड में सॉल्व करेंगे इसे। नेक्स्ट देखिए, देखते ही अटेम्प्ट करो, डायरेक्शन टेस्ट का केस है। कहता पॉइंट के इज 4 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट जे। बिंदु के जो है वो जे के 4 मीटर उत्तर में है। ठीक है, बिंदु के जे के 4 मीटर उत्तर में है, और ए जो है वो 18 मीटर वेस्ट है जे के। जे के 18 मीटर वेस्ट में, 18 मीटर वेस्ट में यहां पर कौन सा बिंदु है, बिंदु ए। ओके, ये 4 मीटर है और ये 18 मीटर है। उसके बाद देखिए ओ जो है वो ईस्ट में है एन के कितना, 30 मीटर। अब ना तो ओ डिफाइंड है ना तो एन डिफाइंड है। आगे देखिए क्या गिवन है, और एन के बारे में इंफॉर्मेशन है कि बिंदु एन जो है वो साउथ में है ए के कितना, 40 मीटर। तो ए का 40 मीटर, मैं इसे एक बार दोबारा बना दूं क्योंकि यहां पर मेरे पास जगह नहीं है। मैं इसको दोबारा से बता देता हूं एक बार आपको कि के जो है वो किसके नॉर्थ में था, जे के नॉर्थ में था, कितना, 4 मीटर। ये 4 मीटर नॉर्थ बना दिया, और ए जो था वो जे के पश्चिम में था, 18 मीटर। ये ए जो था वो जे के पश्चिम में था कितना, 18 मीटर, और यहां पर हमें पॉइंट एन दे दिया गया था वो ए के साउथ में है 40 मीटर। ए का 40 मीटर साउथ,
यहाँ पर कौन सा पॉइंट एन, और यहाँ पर पॉइंट एन से रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन थी कि बिंदु एन के पूर्व में 30 मीटर पूर्व में कौन है, ओ गिवन है। 30 मीटर बनाना है, देखो ध्यान से, ये कितना था 18 मीटर, तो पहले तो 18 मीटर ये कंसीडर करना है, यहाँ तक ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा ये वाला पॉइंट, ये देखो यहाँ से 18 और 12 मीटर और एक्सटेंड कर दो, यहाँ पर कौन सा पॉइंट आ गया, पॉइंट ओ अवेलेबल हुआ। ठीक है, आगे जी इज वेस्ट ऑफ आर, जी आर के पश्चिम में है, और आर के बारे में एक इंफॉर्मेशन हमने छोड़ दी कि आर जो है वो 6 मीटर साउथ है ओ के, तो ओ के 6 मीटर साउथ में बिंदु आर अवेलेबल है, और हमें दिया गया है बिंदु जी जो है वो वेस्ट है आर के और साउथ है के के साउथ में भी है। ठीक है, बिंदु जी के बारे में बात हो रही है कि वो के साउथ में भी है और आर के पश्चिम में भी है, मतलब कि ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बनेगी आर और जी में और आर और के में। अगर ये 12 है तो ये लेंथ भी कितनी हो गई, 12 मीटर। अगर ये 6 है तो ये वाली लेंथ भी कितनी हो गई, 6 मीटर हो गई। ठीक है, चलो सब कुछ विजिबल हो रहा है, हाँ ओके है। चलो अब डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि हाउ फार एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जे विद रिस्पेक्ट टू जी। जे जो है वो जी के विद रिस्पेक्ट टू कहां पर है, नॉर्थ डायरेक्शन में, तो उत्तर दिशा वाला आंसर होना चाहिए, मतलब आपका ए और बी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो कितना डिस्टेंस दूर है, अब देखिए ये 40 है तो ये भी 40 हो गया, 40 ये है, 6 ये हो गया। ठीक है, टोटल 46 मीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड ए, ओ और ए के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब ये लेंथ आपको डिटरमिन करनी है। ओके, चलो हमारे पास परपेंडिकुलर कितना हो गया, 40, बेस देखिए कितना हो गया, 18 और 12 30, तो 30 और 40 के कॉम्बिनेशन में हाइपोटेन्यूज कर्ण कितना आएगा हमारे पास, 50 मीटर का। आंसर हो गया ई ऑप्शन, क्योंकि 30 40 50 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, चाहे तो आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, आंसर 50 ही मिलेगा आपको। चलो फिर से सिटिंग अरेंजमेंट का नेक्स्ट राउंड के लिए, लो भाई हमारे पास सिटिंग और पजल के केसेस रह गए। अब सिटिंग और पजल के केसेस में भी चॉइसेस रखनी है कि कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में करना है। ठीक है, अब जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था किससे रिलेटेड, स्क्वायर टेबल से रिलेटेड, और इन और आउट का केस हो सकता है। ठीक है, ये देखो वर्गाकार मेज है, इन और आउट का केस हो सकता है, ये देखो फेसेस आउटसाइड फेसेस इनसाइड, नहीं करना इसको, सेकेंड राउंड के लिए बाद के लिए ही छोड़िए। अभी इसके अलावा देखिए और कौन सा हमारे पास सेट पेंडिंग था, ये कर लेते हैं पजल का केस। तो दिया गया है, कहता 8 पर्सन है, वो पैदा हुए 2 डिफरेंट डेट को, कौन कौन सी, 5 और 20, 4 डिफरेंट मंथ्स भी अवेलेबल हैं, अप्रैल मई जुलाई और सितंबर। तो सबसे पहले मंथ्स को प्रायोरिटी दे देते हैं, अप्रैल मई जुलाई और सितंबर। चलिए 2 डिफरेंट डेट्स के बारे में बात की गई है, कौन कौन सी, 5 और 20, तो डिफाइन कर देते हैं, 5 अप्रैल 20 अप्रैल, सिमिलरली 5 मई और 20 मई। बस आपको ये टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर टेबल क्रिएट कर लीजिए, क्या पता अगर पॉसिबिलिटीज की नीड पड़ गई तो 2-3 कॉलम एक्स्ट्रा बना के चल सकते हो आप। चलो पहली इंफॉर्मेशन पकड़ते हैं, क्या गिवन है, कहता है यू वॉज बोर्न जस्ट बिफोर एस ऑन ओड डेट इन द मंथ हैविंग ओड डेज। कहता है यू जो है वो एस से जस्ट पहले पैदा हुआ था, जस्ट पहले, और वो कौन सी तारीख को पैदा हुआ था, ओड डेट को, विषम तिथि को, मतलब वो 5 तारीख को पैदा हुआ है, और 5 तारीख को तो पैदा हुआ है कौन से महीने की, जिसमें विषम दिन है। अब विषम दिन है मतलब कि मई में 31 दिन होते हैं और जुलाई में 31 दिन होते हैं, बाकी दोनों में तो 30-30 दिन है। तो इतना क्लियर हो गया, या तो यू जो है वो 5 मई को पैदा हुआ है, या यू जो है वो 5 जुलाई को पैदा हुआ है, और वो किससे पहले पैदा हुआ है, एस से जस्ट पहले। ठीक है, या एस जो है वो यू के जस्ट बाद में आएगा। क्लियर है, 2 केसेस बना लिए। नंबर ऑफ पर्सन्स बोर्न आफ्टर यू इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन बोर्न बिफोर डब्ल्यू। कहता है जितने व्यक्ति यू के बाद पैदा हुए, पहले केस में 1 2 3 4 5, यू के बाद 5 व्यक्ति पैदा हुए, डब्ल्यू से पहले भी 5 व्यक्ति पैदा हुए, 1 2 3 4 5, तो डब्ल्यू यहां पर आ गया। इस केस में यू के बाद 3 व्यक्ति पैदा हुए, तो डब्ल्यू के पहले भी 3 ही व्यक्ति पैदा हुए। ठीक है, वी वॉज बोर्न जस्ट आफ्टर टी, वी जो है वो टी के जस्ट बाद में पैदा हुआ है।
टी के जस्ट बाद में, मतलब दोनों एक साथ आएंगे। और यहां पर एक वर्ड गिवन है हु आया, तो किसके बारे में बात हो रही है? टी के बारे में। और टी जो था वो जेड के 2% बाद पैदा हुआ है। अगर जेड के 2% बाद पैदा हुआ है मतलब जेड और टी के बीच में 1% का गैप होगा। जेड के 1% के गैप के बाद टी पैदा हुआ और टी के जस्ट बाद कौन पैदा हुआ है? वी पैदा हुआ है। चलो यहां पर आइए, अगर मैं जेड को यहां डिफाइन करता हूं, एक के गैप में यहां पर टी और वी होने चाहिए, नहीं हो सकता। जेड अगर यहां मेंशन करते हैं तो एक के गैप में टी और वी होने चाहिए, नहीं हो सकता। तो हमारे लिए सिर्फ एक ही केस बचा, जेड यहां पर होगा, एक के गैप में कौन कौन आएंगे? टी और वी। सिमिलरली इधर आ जाइए, जेड अगर यहां पर होता तो एक के गैप में यहां टी और वी के लिए केसेस होना चाहिए था कंसेक्यूटिव। जेड अगर यहां लेते, यहां तो जेड हो नहीं सकता, जेड अगर यहां लेते एक के गैप में टी और वी एक साथ नहीं आ सकते। जेड यहां लेंगे तो एक के गैप में यहां टी और वी नहीं आएंगे। बताओ जेड टी वी को कहां पर अरेंज करोगे? तो ये वाला केस आपका कैंसिल हो गया। ठीक है, सिर्फ एक ही कंडीशन में आपकी सारी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो वैलिड बन रही हैं। एक्स जो है वो वाई से पहले पैदा हुआ है। अगर एक्स वाई से पहले पैदा हुआ है तो इसके अलावा हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या बचा? समझ आ गई कंडीशन? चलो, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। आते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर। द नंबर ऑफ पर्सन वर बोर्न बिटवीन टी एंड एस, कि जितने व्यक्ति टी और एस के बीच में पैदा हुए थे वो सेम नंबर ऑफ पर्सन है किससे पहले? पहले तो देखो टी और एस में कितने व्यक्ति पैदा हुए हैं? 2। अगर टी और एस में 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं तो किससे पहले 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं? यू से पहले 2 व्यक्ति पैदा हुए हैं। सी ऑप्शन आंसर। इन विच मंथ वॉज वी बोर्न, वी किस महीने में पैदा हो रहा है? सितंबर महीने में 20 तारीख को। डी ऑप्शन। हाउ मेनी पर्सन वर बोर्न आफ्टर जेड, जेड के बाद कितने व्यक्ति पैदा हुए? जेड के बाद ये 3 व्यक्ति पैदा हुए हैं। 3, बी ऑप्शन। हु वॉज बोर्न इन द मंथ ऑफ मई में कौन पैदा हुआ है? यू और एस। ऑप्शन पकड़ो, यू और एस में से कौन सा गिवन है? एस गिवन है तो इसी को मार्क कर दो। कौन सा कथन निम्न में से सही है? कहता है जेड जो है वो 20 तारीख को पैदा हुआ है, गलत, ये 5 तारीख को पैदा हो रहा है। डब्ल्यू जो है वो वाई के बाद पैदा हुआ है, हाँ जी, डब्ल्यू वाई के बाद पैदा हो रहा है जी, बिल्कुल ठीक है, ये वाला सही है। बाकी देख लो कोई और ऑप्शन तो नहीं है जो कॉन्ट्राडिक्शन में हो। कई बार लिखा होता है ना मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट, बस उसको पकड़ना है। बाकी सारी स्टेटमेंट वाइज है, सिर्फ बी ऑप्शन ही आपको अवेलेबल है स्टेटमेंट के केस में जो सही है, आगे क्रॉस चेक करने की नीड नहीं है आपको। ठीक है, चलो इसके अलावा देखिए, ये हमें एक पजल दिया गया था फ्लैट बेस्ड और फ्लोर बेस्ड। चाहे तो इसे आप सभी सिटिंग और पजल के क्वेश्चन के बाद कर सकते हो, ओके, नहीं तो कर लीजिएगा, काफी आसान लेवल का होगा आपको ये गिवन। चलो क्या दिए गए हैं? कहता 8 पर्सन है, उनके नाम दे दिए गए, वो 4 डिफरेंट फ्लोर्स पे रहते हैं और हर फ्लोर के ऊपर 2 फ्लैट हैं एक्स और वाई, और फ्लैट वाई जो है वो एक्स के कहां पर है? ईस्ट में है। ग्राउंड फ्लोर को नंबर 1 दिया गया है, फर्स्ट फ्लोर को नंबर 2 दिया गया है, एंड सो ऑन। चलो कंडीशन क्या बन सकती है फिर, ध्यान से समझना। 4 3 2 1, 4 फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर के ऊपर कितने फ्लैट्स हैं? 2 फ्लैट्स हैं। ठीक है, और फ्लैट वाई जो है वो एक्स के ईस्ट में है, तो यहां पर एक्स फ्लैट हो गया, इधर वाई हो गया, वाई जो है वो एक्स के पूर्व में है। पहली कंडीशन कहता एस लिव्स ऑन एन ओड नंबर्ड फ्लोर, एस विषम संख्या वाले फ्लोर पे रहता है, या तो एस पहली पे है या तो तीसरी पे है। होल्ड पे रख लेते हैं कि एस जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे है। उसके बाद 1 फ्लोर इज बिटवीन क्यू एंड एस बट नॉट लिव ऑन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। ठीक है, कहता एस और क्यू के बीच में 1 फ्लोर का डिफरेंस है, बट दोनों के दोनों सेम टाइप ऑफ फ्लैट में नहीं रहते हैं, मतलब एक एक्स फ्लैट में रहता होगा और दूसरा वाई फ्लैट में रहता होगा। क्लियर है? चलो आगे देखिए, क्यू एंड टी लिव इन द सेम टाइप ऑफ फ्लैट। अब क्यू और टी के बारे में इंफॉर्मेशन है कि वो सेम फ्लैट में रहते हैं, फ्लोर में नहीं, तो ये क्लू ध्यान से लिखिएगा। अगर आप क्यू और टी लिख देंगे सेम, सेम क्या, फ्लोर या फ्लैट, प्रॉब्लम आएगी ना फिर, तो मेंशन कर देना क्यू और टी जो है वो सेम फ्लैट पे आएंगे। ओ लिव्स इमीडिएटली अबव पी एंड लिव्स इन द सेम फ्लैट, ओ जो है वो पी के जस्ट ऊपर की तरफ भी रहता है और ये दोनों के दोनों भी क्या है? सेम फ्लैट में ही आएंगे, या तो दोनों एक्स फ्लैट में रहते हैं या तो दोनों के दोनों वाई फ्लैट में होंगे। टी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ एन, टी जो है वो एन के पूर्व दिशा में है,
मतलब n जो है वो x फ्लैट में है और t जो है वो y फ्लैट में आएगा। यही अंडरस्टूड होगा इस स्टेटमेंट से। 2 फ्लोर्स आर बिटवीन t एंड r, कहता t और r के बीच में 2 फ्लोर का गैप है। अब ध्यान से सुनिए, अगर t और r के बीच में 2 फ्लोर्स का गैप रखना भी है तो उनको पहला और चौथा फ्लोर देना पड़ेगा। पॉइंट को होल्ड पे रखते हैं कि t और r के बीच में कितने का गैप है, 2 फ्लोर्स का गैप है। t r के ऊपर और नीचे कहीं भी हो सकता था। ठीक है, चलो आगे देखिए। m लिव्स टू द साउथ ईस्ट ऑफ n, n जो है m जो है वो n के दक्षिण पूर्व वाले फ्लैट में रहता है। क्लियर है? चलो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन होल्ड पे है। देखो अब किससे कनेक्ट करें, ये देखो n और m से रिलेटेड ये वाला पॉइंट आप उठा सकते हो, क्योंकि n के अगर ईस्ट में पूर्व दिशा में t अवेलेबल है तो मैं n और t को सेम फ्लोर पे बिठाऊंगा, तभी t जो है n के पूर्व में होगा। और हमने कंक्लूड किया था इस पॉइंट और इस पॉइंट से कि t और r के लिए फर्स्ट और फोर्थ फ्लोर ही रहेगा, फर्स्ट फ्लोर नहीं हो सकता t के लिए, क्योंकि अगर t फर्स्ट फ्लोर पे है तो n को भी फर्स्ट फ्लोर पे आना होगा। अंडरस्टूड है? अगर आपने n को फर्स्ट फ्लोर पे बिठा दिया तो उसके साउथ ईस्ट डायरेक्शन में m कहां पर अरेंज कर दोगे? तो यहां से कंक्लूजन क्या निकला कि n जो है वो फोर्थ फ्लोर के x फ्लैट में रहेगा, n के ईस्ट में कौन आएगा, t, और t और r के बीच में कितने का गैप है, 2 फ्लोर्स का गैप है, तो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर कौन आ जाएगा, r। अब कहां पर आएगा कोई इंफॉर्मेशन नहीं पता, हमने इस पॉइंट को यूज कर लिया है। समझ आ गया इतना केस? ठीक है, अब किस किस को यूज कर लिया, टी और आर वाली कंडीशन को यूज कर लिया, और एन के ईस्ट डायरेक्शन में पूर्व दिशा में कौन है, टी। अब यहां पर एक पॉइंट टी से रिलेटेड था कि टी और क्यू जो है वो सेम फ्लैट पे रहेंगे। अगर देखो क्यू कहां पर आ सकता है, वो एस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर एस थर्ड फ्लोर पे है तो क्यू फर्स्ट पे आ जाएगा, अगर एस फर्स्ट पे है तो क्यू थर्ड पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 1 फ्लोर का डिफरेंस है। चलो अब ध्यान से समझिएगा हम कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई यहां पर करवा सकते थे। अगर मैं बाय चांस एस को यहां मान लेता हूं तो क्यू यहां पर आएगा। ऐसे क्यों मैंने फिक्स कर दिया, क्योंकि हमें क्यू और टी के बारे में इंफॉर्मेशन थी कि वो सेम फ्लैट में रहते हैं, और एस और क्यू के बीच में 1 फ्लोर का गैप है, बट दोनों का फ्लैट जो है वो सेम नहीं है, दोनों का फ्लैट डिफरेंट होगा। तो मतलब अगर टी जो है वो वाई फ्लैट में है तो क्यू को भी वाई फ्लैट में रहना होगा, और एस जो है वो क्यू के सेम फ्लैट में नहीं रहता, मतलब एस जो है वो एक्स फ्लैट में रहता है। अंडरस्टूड है? अगर आर यहां पर सॉरी आर जो है टी और आर के बीच में 2 का गैप है तो आर यहां पर अरेंज कर दीजिए। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एन के साउथ ईस्ट में कौन आएगा, एम। या तो एम यहां पर होगा या तो एम यहां पर होगा, मतलब 2 सीट्स अवेलेबल होनी चाहिए किसके लिए, एम के लिए, या तो एम यहां पर या तो यहां पर। बट हमें पी और ओ को भी तो एक साथ अरेंज करना है क्योंकि वो दोनों सेम फ्लैट पे हैं। यहां पर पी और ओ एक साथ बिठा नहीं सकते। अगर मुझे एन के साउथ ईस्ट में सपोज एम को यहां बिठाना है तो भी तो 2 पोजीशन और पी के लिए चाहिए होंगी, मतलब एस यहां नहीं आ सकता था थर्ड पे, क्योंकि एस जो है वो कौन से फ्लोर पे है, ओड नंबर फ्लोर पे। तो एस अगर ओड नंबर फ्लोर पे मतलब थर्ड पे नहीं आ रहा तो फर्स्ट पे होगा, तो एस आएगा फर्स्ट फ्लोर के एक्स फ्लैट में। क्यों? क्योंकि एस और क्यू के बीच में 1 का गैप है, और टी और क्यू सेम फ्लैट पे रहते हैं, और एस और क्यू का फ्लैट जो है वो डिफरेंट है। समझ में आ गई बात? बस सोल्व कर लो। अब आर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे आएगा क्योंकि टी और आर के बीच में 2 फ्लोर का गैप है, एन के साउथ ईस्ट में एम रहेगा, और पी के जस्ट अबव में कौन आएगा, ओ, और पी और ओ का सेम फ्लैट है। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने यूटिलाइज कर ली है, ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। चलो आते हैं अब इनसे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, मैच कर लेना अपना सॉल्यूशन। पहला, कौन सा थर्ड फ्लोर पे रहता है पर्सन? हाँ जी, थर्ड फ्लोर पे ओ और क्यू आ रहे हैं, दोनों में से देखो आपको क्यू अवेलेबल है तो इसी को ही मार्क कर दो। कौन सा पर्सन जो है वो सेकंड फ्लोर के वाई फ्लैट में रहता है? हाँ जी, सेकंड फ्लोर का वाई फ्लैट पे कौन आ रहा है, एम अवेलेबल है, डी ऑप्शन। 4 ऑफ द 5 मतलब क्लासिफिकेशन है, ऑड वन आउट ऑप्शन के थ्रू चूज करना है। एन आर पी एस ओ, हाँ जी एन आर पी एस ओ, क्लियरली पता चल रहा है आंसर होगा आर। क्यों? क्योंकि एन ओ पी एस एक्स फ्लैट में रहते हैं, आर जो है वो वाई फ्लैट में आ रहा है। निम्न में से कौन सा सही है कथन? कहता क्यू जो है वो इवन नंबर्ड फ्लोर पे रहता है।
क्यू इवन नंबर्ड नहीं, ये गलत हो गया। देखो क्यू जो है वो ओड नंबर फ्लोर पे आ रहा है, पहला गलत हो गया। पी एंड आर लिव ऑन द सेम फ्लोर, क्या पी और आर सेम फ्लोर पे रह रहे हैं? ये भी गलत हो गया। नेक्स्ट, क्यू लिव्स इमीडिएटली अबव एम, क्यू एम के जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, ये बिल्कुल ठीक है। तो आंसर वुड बी ओनली थर्ड इज ट्रू। ओ लिव्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोर, हाँ जी, ओ कौन सी मंजिल पे रहता है? थर्ड फ्लोर पे रहता है, तीसरी मंजिल पे। सी ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलो इसके अलावा हमारे पास दो सिटिंग के क्वेश्चन रह गए, एक स्क्वायर टेबल वाला और एक अनसर्टेन पर्सन वाला। तो यहां पर अनसर्टेन और स्क्वायर टेबल मतलब सिटिंग अरेंजमेंट थोड़ा मैंने मॉडरेट लेवल का डाला है, तो आपको भी आ सकता है ये। ठीक है, ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा, रिलैक्स माइंड के साथ, ये भी इजीली हो जाएंगे। बहुत टाइम होता है 20 मिनट रीजनिंग के लिए, क्लरिकल प्री के हिसाब से बात करें तो। कहता अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्संस हैं, एक लीनियर रो में बैठे हैं, सभी का फेस जो है वो उत्तर दिशा की तरफ है। पहली इंफॉर्मेशन कहता 4 पर्संस हैं, किस किस के बीच में? पी और एच के बीच में। तो पी और एच के बीच में 4 व्यक्ति बिठाने हैं। पहला केस, एच को पी के दाईं ओर रखते हैं, 4 पर्सन बिटवीन पी एंड एच। ठीक है, पी और एच के बीच में 4 पर्सन, जब एच पी के दाईं ओर हो। दूसरा केस, जब एच पी के बाईं ओर बैठा हो। ठीक है, आगे देखिए, ये कंडीशन हमने कर दी फुलफिल। कहता क्यू सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ एच, क्यू एच के दाईं ओर चौथे प्लेस पे है, एच का दायां चौथा 1 2 3, क्यू यहां पर आ गया। एच का दायां चौथा 1 2 3, क्यू यहां पर आ गया। दोनों केसेस वैलिड है अभी तक के लिए। 3 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 का गैप है। अगर क्यू यहां पर है, 3 के गैप में डब्ल्यू नहीं आ सकता, यहां पर ऑलरेडी एच है, तो डब्ल्यू क्यू के दाईं ओर होगा। और क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 पर्संस का गैप है, यहां पर भी सेम सिचुएशन, क्यू और डब्ल्यू के बीच में 3 पर्संस का गैप आएगा। ठीक है, आगे एन सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू, एन डब्ल्यू के बाईं ओर 5वें प्लेस पे है, तो डब्ल्यू का बायां 5वां एन यहां पर आया, डब्ल्यू का बायां 5वां एन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद O sits fifth from one of the extreme end of the row and sits second to the right of W। कहता O जो है वो W के दाईं ओर दूसरा है, W के दाईं ओर दूसरा कौन बैठा हुआ है? O बैठा हुआ है, और O जो है एक चरम छोर से 5वें प्लेस पे है, तो वो राइट हैंड से ही होगा, दाएं छोर से। अगर वो दाएं छोर से 5वें प्लेस पे है, मतलब O के दाईं ओर 4 पर्सन आएंगे। ये चेक करो, क्लियर है? आगे देखिए, M sits third to the left of O, M O का बाईं ओर तीसरे प्लेस पे है, तो 1 2 3 यहां पर M आ गया, इस सिचुएशन में भी M यहां पर होगा। नेक्स्ट, H सिट सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, H जो है किसी ना किसी चरम छोर से दूसरे प्लेस पे है, तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि एक छोर से ये देखो 5वें या 6ठे प्लेस पे आ रहा है, तो ये केस कैंसिल। H जो है वो किसी ना किसी चरम छोर से दूसरे प्लेस पे है, मतलब यहां पर H के लेफ्ट में सिर्फ एक ही पर्सन आएगा, तभी वो एक्सट्रीम एंड से दूसरे प्लेस पे बैठा मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइनल अरेंजमेंट है। क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, कहता बताइए टोटल नंबर ऑफ पर्सन पंक्ति में कितने हैं? काउंट कर लो, 1 2 4, 4 और 3 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16 पर्सन आ रहे हैं। ए ऑप्शन। एम के तत्काल दाईं ओर कौन बैठा है? एम के तत्काल दाईं ओर डब्ल्यू अवेलेबल है, नन ऑफ दीज। आंसर तो आया बट ऑप्शन में नहीं गिवन। ठीक है, अगर एल जो है वो ओ के तत्काल दाईं ओर है, अगर एल ओ के तत्काल दाईं ओर है, एक कंडीशन दी गई है, तो हमें बतानी है एल की पोजीशन क्यू के विद रिस्पेक्ट टू। तो एल जो है वो क्यू के विद रिस्पेक्ट टू 1 2 3 4 5 6 7वें प्लेस पे बैठा हुआ है, 7th टू द राइट, डी ऑप्शन। कौन सा व्यक्ति पी के दाईं ओर 5वें प्लेस पे है? हाँ जी, पी का दायां 5वां 1 2 3 4 5 ओ अवेलेबल है, ए ऑप्शन आंसर आ गया। ठीक है, चलो ये भी हो गया अनसर्टेन वाला। देखते रहिएगा, अगर आपका गलत हुआ है क्वेश्चन तो क्यों गलत हुआ है, किस वजह से गलत हुआ है। ओके, चलो यहां पर केस क्या गिवन था आपको? स्क्वायर टेबल का। उनमें से 4 ऐसे हैं जो कॉर्नर्स पे बैठे हैं, 4 जो हैं वो मिडल ऑफ द साइड है, मान लिया। जो पर्सन कॉर्नर पे बैठे हैं वो सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, और जो मिडल ऑफ द साइड है वो आउटसाइड द सेंटर है। चलो, आपको हमेशा स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले 2 या 3 केसेस क्रिएट कर चलने हैं। क्या पता इसमें नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी बचे या कितनी बने। ओके, चलो, तो क्या क्या डाटा हमें दिया गया था? कहता जो कॉर्नर पे बैठे पर्सन हैं वो सारे के सारे सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, कॉर्नर वाले सेंटर की तरफ है,
दोनों केसेस में बना डालना, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए पॉसिबिलिटीज बनाने में। हल्का सा भी माइंड इधर उधर हो गया, डिस्ट्रैक्ट हुआ, दिक्कत आ जाएगी फिर। ठीक है, चलो तो दो केसेस हमने क्रिएट कर लिए। जो मिडल ऑफ द साइड है वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन कहता है एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पी एंड पी फेसिस द सेंटर। एस जो है वो पी के दाईं और तीसरे प्लेस पे और पी सेंटर की तरफ देख रहा है। तो पी सेंटर की तरफ देख रहा है मतलब कॉर्नर पे बैठा है, दाया तीसरा, यहां पर कौन आ जाएगा, एस। नेक्स्ट, वाई जो है वो नेबर है ना तो पी का ना तो एस का। वाई इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ नाइदर पी और एस। मतलब वाई यहां नहीं आएगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। तो वाई से रिलेटेड दो केसेस बनेंगे, या तो वाई यहां पर होगा या तो वाई यहां पर आएगा। तो केसेस बन रहे हैं, बना डालो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि केसेस बनाना बुरा नहीं है। आपके कौन सा कोई सॉल्यूशन देखने आने वाला है वहां पर, क्योंकि आप अपने एक्यूरेसी के लिए ये केसेस क्रिएट कर रहे हो। बनते हैं, बना डालो, क्योंकि पहली 2 या 3 स्टेटमेंट्स ही होंगी जहां से आपके नंबर ऑफ केसेस डिफाइन होंगे। ओके, आगे देखिए, कहता टी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ आर। टी आर का दायां तीसरा है, पता नहीं है आर कहां है, पता नहीं है टी कहां है, बट अगली ही इंफॉर्मेशन में देखिए आर के बारे में एक और इंफॉर्मेशन है कि आर जो है वो मिडल ऑफ द साइड नहीं बैठा। मतलब आर जो है वो कोने पे बैठा होगा। अगर आर कॉर्नर पे है तो ध्यान से समझिएगा, और आर का टी जो है वो आर का कहां पर है, दायां तीसरा। आर यहां पर आ सकता था बट उसके दाएं तीसरे पे टी नहीं आएगा। आर यहां हो सकता है, दायां तीसरा टी यहां आ जाएगा, आर यहां हो सकता है, दायां तीसरा टी यहां पर आ जाएगा। वैलिड है। इस सिचुएशन में बात करें तो आर यहां भी हो सकता है, दायां तीसरा टी यहां आ जाएगा, आर यहां भी हो सकता है, दायां तीसरा टी यहां पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपको होल्ड पे रखना होगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ केसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। तो आर के दाईं और तीसरे प्लेस पे कौन बैठा हुआ है, टी। अगर आर कॉर्नर पे है तो टी जो है वो मिडल ऑफ द साइड आएगा। तो ये क्लू पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई भी पर्सन किसी के थर्ड राइट हो या थर्ड लेफ्ट हो, फिफ्थ राइट हो या फिफ्थ लेफ्ट हो, तो इसका मतलब क्या होगा, उन दोनों में से एक पर्सन कॉर्नर पे बैठा मिलेगा, दूसरा पर्सन साइड ऑफ द टेबल बैठा मिलेगा। आर इज नॉट द नेबर ऑफ यू। लो भाई, हो गई बात। अगली इंफॉर्मेशन फिर से आर से रिलेटेड है कि आर जो है वो किसका पड़ोसी नहीं है, वाई का पड़ोसी नहीं है। तो पहला केस कैंसल, आर यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आएगा, और आर तो यहां भी नहीं आ सकता, क्योंकि अगर आर यहां लिया तो दाईं और तीसरे प्लेस पे टी को कैसे बिठा दोगे आप। समझ में आई बात। तो आर जो है वाई का पड़ोसी नहीं है, तो इधर तो केसेस जेन्युइनली बन ही रहे थे। आर यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन पी एंड वी। पी और वी के बीच में एक व्यक्ति है, तो पी यहां पर है, एक का गैप वी नहीं आ सकता, वी यहां पर होगा। अगर वी यहां पर है तो एक कॉर्नर किसके लिए रहा, आर के लिए, और आर के दाईं और तीसरे प्लेस पे कौन अवेलेबल है, टी अवेलेबल है। नेक्स्ट, क्यू जो है वो वी का पड़ोसी नहीं है। अगर क्यू वी का पड़ोसी नहीं है तो क्यू यहां पर आ गया, जो बच गए बेचारे को यहां बिठा दीजिए, कौन रह गया, डब्ल्यू। ठीक है, नहीं भी ढूंढेंगे तो क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू कौन है। देखो पहला ही क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ गया। तो डब्ल्यू का दायां तीसरा, 1 2 3, कौन अवेलेबल है, वाई। कौन सा पर्सन क्यू के अपोजिट में है, ठीक है, और क्यू मैटर नहीं करता वो इनवर्ड है या आउटवर्ड। क्यू के विपरीत कौन बैठा हुआ है, डब्ल्यू बैठा हुआ है। क्लासिफिकेशन पी वाई वी आर टी, पी वाई वी आर टी, क्लियरली पता चल गया टी, क्योंकि इसके अलावा बाकी सारे कहां पर बैठे हैं, कॉर्नर ऑफ द टेबल बैठे हैं। हाउ मेनी पर्सन बिटवीन वी एंड क्यू। अगर हम वी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करते हैं, तो वी और क्यू के बीच में पर्सन, वी के बाईं ओर से काउंट करना शुरू करो, 1 2 3 4 पर्सन बैठे हैं, 4 पर्सन। आंसर इज बी ऑप्शन। लो भाई, हो गया पूरे का पूरा मॉक डिस्कस। ठीक है, तो ऐसा भी आपको लेवल आ सकता है। ओके, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, टेंशन नहीं लेनी। अगर आपको लेवल ट्रिकी आया है तो सभी के लिए ट्रिकी होगा, अगर आपके लिए इजी है तो सभी के लिए इजी होगा। कट ऑफ जो है वो अकॉर्डिंगली जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो आपको हर चैलेंज के लिए हमेशा मेंटली प्रिपेयर होकर चलना है कि किसी भी तरह का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, किसी टाइप का डिफिकल्टी लेवल, कोई ईजी लेवल वगैरह वगैरह। ओके, तो उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट देखने के बाद अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं यार इसमें हम प्रैक्टिस में लैग कर रहे हैं,
थोड़े और कंसेप्ट क्लियर करने हैं, तो ये 12 घंटे का रिवीजन वीडियो है। चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हर एक पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको कन्वे किया है। पूरे का पूरा सिलेबस कवर करवा रखा है रीजनिंग का, जो भी बैंकिंग एग्जाम में आपको पूछी जाती है। तो इस वीडियो को भी आप गो थ्रू कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स अवेलेबल हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ठीक है, चलो अब जल्दी ही मिलूंगा आपको अगले मॉक टेस्ट के साथ। तब तक के लिए प्रेपरेशन करते रहो एंड ऑल दी वेरी बेस्ट। टेक केयर।